में बीटेक कर रहे हैं, उनसे हम आज आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, आपसे मिलवाएंगे। जैसा कि आप इन्हें जानते होंगे ज़्यादातर मेरे दर्शक, क्योंकि दीपक डूडी नाम है इनका और ये मेरे गांव से ही, बोडवा से ही बिलोंग करते हैं। तो हमारा संस्थान से इन्होंने पहले पढ़ाई की थी और बाद में हमारे संस्थान के सहयोग से इन्होंने सीकर में आईआईटी किया और उसके अब बीटेक कर रहे हैं। कैसा रहा उनका सफ़र, उसके बारे में बात करेंगे। अभी आप थोड़ा जल्दी से जुड़ जाइए, मैं 2 मिनट पहले आया था, तो आई होप आप अब तक आ चुके होंगे। अपन बात करेंगे आईआईटी स्टूडेंट, जैसे लक्ष्मण से अपन ने बात की, उन्होंने आपको उनके एक्सपीरियंस शेयर किए, ऐसे कैसे ये भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इनके एक्सपीरियंस उनसे ज़्यादा है क्योंकि उनका तो अभी 1 साल हुआ था आईआईटी में गए हुए, उनका अभी 11th क्लास था, मेंस भी उनको फाइट करना है अभी, लेकिन ये मेंस फाइट कर चुके हैं, एडवांस भी फाइट कर चुके हैं। इसके अलावा उनका कैसा अनुभव रहा उन एग्जाम्स के बारे में, क्या डिफिकल्टीज आई उनको वो एग्जाम फाइट करने के दौरान, कैसे सवाल आते हैं, किस सब्जेक्ट में सर्वाधिक सवाल आते हैं, और दुर्भाग्य से एडवांस से ये थोड़ा सा चूक गए थे, उसका क्या कारण था, उसके बारे में भी आपको जानेंगे। और आज के बाद जो स्टूडेंट यहाँ से निकल करके अगर आईआईटी करने जाता है तो किस तरह से वो मेंस को और एडवांस को, जो जी मेंस और एडवांस होते हैं आईआईटी में, उसको पार करके अच्छे आईआईटी कॉलेज में अपना दाखिला ले सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अभी ये कहाँ से बीटेक कर रहे हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। अभी मैं आपको इनको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। इनका नाम दीपक डूडी है, इनके पिताजी का नाम रामाराम जी डूडी है, बोडवा गांव से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में बीटेक कर रहे हैं जयपुर शहर से। कॉलेज है मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MNET से ये क्या कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं इनका। इसके अलावा इनकी मेंस में जो रैंक थी वो मैं आपको बता देता हूँ, 5584 ये इनका मेंस में एग्जाम में रैंक था और उन्हीं लोगों को बीटेक करने का मौका मिलता है सरकारी कॉलेज से। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है, मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजस्थान का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, यानी NIT करवाता है, यानी बीटेक करवाता है NIT के थ्रू। तो आपको ध्यान रखना है, इस इंस्टीट्यूट में जाना काफ़ी हार्ड होता है। अगर आप मेंस में अच्छी रैंक से पास होते हो तभी इसी इंस्टीट्यूट में आपको क्या मिल सकता है, दाखिला मिल सकता है। तो इनको इसी इंस्टीट्यूट में दाखिला मिला है, बीटेक कर रहे हैं वहाँ से। 2019 में जो मेंस आई थी उसमें इनका जो रिजल्ट है, रैंक फिर से बताता हूँ मैं आपको, 5584 में इनका रैंक था। अब बात करते हैं इनके थोड़े से, हम अगर पीछे के बैकग्राउंड पे जाएं तो इन्होंने 10th क्लास जो था वो हमारे विद्यालय से पास किया, यानी रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षण संस्थान से पास किया। और आई थिंक उस समय 2016 में जब इन्होंने 10th पास किया था, 92% के साथ में पास किया था। उसमें लक्ष्मण पीछे था, इस वजह से 92% के साथ पास करने वाला पहला गांव का स्टूडेंट बना, 90 से ऊपर जाने वाला। अभी तो लक्ष्मण ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम आशा करते हैं और भविष्य में हमारे गांव के और बच्चे होंगे जो लक्ष्मण का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन इन्होंने पहले लक्ष्मण जैसे बच्चों के लिए, इन्होंने जो वो पहले हमारे संस्थान में पढ़ते थे तो उन्होंने उनके लिए ये प्रेरणा साबित हुई और इन्होंने 92% से 10th क्लास पास किया। 12th इन्होंने हमारे संस्थान के सहयोग से ये सीकर में पढ़ाई की इन्होंने, और प्रिंस स्कूल है सीकर का, उसमें उन्होंने 12th पास किया 84% के साथ में। उसके बाद में इन्होंने जो मेंस के लिए इन्होंने एग्जाम दिया, मेंस को इन्होंने क्लियर किया, 1 बार नहीं 2 बार मेंस को क्लियर किया, लेकिन एडवांस में थोड़े से नंबरों से ये एक सब्जेक्ट में किसी वजह से वो उसको पार नहीं कर पाए और एडवांस में थोड़ा सा पीछे रह गए। अभी इन्हीं से जान लेते हैं। इनका मैं पहले आपके सामने इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि ये अपने बारे में आपको बताएंगे। तो दीपक, आप अपने हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम दीपक डूडी है, पापा का नाम रामाराम जी डूडी है, माता का नाम गंगा देवी। मैं बोडा गांव का ही रहने वाला हूँ। मैंने 2016 में इसी संस्थान से 10th पास की थी फिर 92% मार्क्स। उसके बाद मैंने 12th प्रिंस स्कूल सीकर से कोचिंग की थी और उसके साथ ही बोर्ड की तैयारी भी की थी, इसलिए उसमें 84% मार्क्स मिले थे। उसके बाद मैंने 1 साल कोचिंग की और जेई की तैयारी की थी। उसमें मैंने जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों की तैयारी की थी। जेई मेंस में मेरे को सफलता मिली और रैंक 5584 OBC रैंक। उसके बाद एडवांस का एग्ज़ाम उसमें क्लियर नहीं हो पाया, 4 नंबर की वजह से रह गया। उसके बाद मेरे को जयपुर बीटेक कॉलेज NIT में एडमिशन मिला। अभी मैं फर्स्ट ईयर में जयपुर से बीटेक कर रहा हूँ। धन्यवाद। इन्होंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया
इन्होंने ये बताया कि 10th क्लास इन्होंने हमारे संस्थान से किया 92% के साथ, मैंने आपको ये पहले बताया था। 12th पास किया इन्होंने प्रिंस स्कूल से, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, 84% के साथ में। इसके अलावा इन्होंने मेंस को 2 बार पार किया, यानी जो आईआईटी के जेईई मेंस होता है इनको 2 बार, वो भी है बहुत अच्छी रैंक के साथ, 5584 ओबीसी के साथ। एडवांस में सिर्फ 4 नंबर से। अब ये एडवांस में पीछे रह गए, दुर्भाग्य की बात है, लेकिन यहां तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं होती है। मेंस को क्लियर करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, वो भी हमारे ग्रामीण अंचल से निकल करके, यानी थार के रेगिस्तान से निकल करके वहां पे पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारे पास में जो बच्चों का इतना आधार मजबूत नहीं होता है स्कूल्स में पढ़ाई की कमी की वजह से, फिर यहां से निकल करके यहां तक पहुंचना काबिल तारीफ है दीपक, आपकी सफलता। और अभी आप ये बीटेक कर रहे हैं मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, राजस्थान का एकमात्र कॉलेज है जो एनआईटी करवाता है, और ये बात आपको ध्यान रखनी है। पिछली बार मैंने लक्ष्मण से मिला है, उनके पास में कम अनुभव था, इनके पास उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, 2 बार मेंस फाइट कर चुके हैं, एडवांस भी फाइट कर चुके हैं, उस एक्सपीरियंस का आज आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो मेरा अब अपन सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं दीपक। पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आपने 10th क्लास इस संस्थान से पास किया 92% के साथ में, उस दौरान आपने कितनी मेहनत की? 10th के लिए वैसे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसके लिए लगातार पढ़ना चाहिए, शायद 2 घंटे पढ़ो, हमेशा पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी कभी पढ़े ही नहीं। और उसके लिए पिछले साल के पेपर है उनको सॉल्व करना चाहिए, और बुक से भी पढ़ना चाहिए, कई बार बुक से सेम आ जाता है, कई बार पिछले पेपर भी आ जाते हैं। अच्छा, उसके लिए रेगुलरिटी जरूरी है, यानी रोजाना उसको पढ़ते रहना चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए, ये बात आप कहना चाहते हैं। अच्छा, हमारे संस्था ने आपको सीकर, जब आप गए प्रिंस स्कूल में या फिर आईआईटी किया, उसमें हमारे संस्था ने आपकी काफी हेल्प की होगी, उसके बारे में बताइए। मेरे को सीकर लक्ष्मण जी लेके गए थे, उन्होंने वहाँ पे मतलब फीस में बहुत कटौती कराई थी, कम से कम 1 साल के 50,000, और उसी की वजह से मेरे को फीस में कोई दिक्कत नहीं आई, और भी बहुत हेल्प कराई थी, उनसे पूरा बताया था उनके बारे में। तो हमारे संस्थान ने इनकी बहुत हेल्प की। वैसे हमारा संस्थान हमेशा समाज सेवा के लिए डेडिकेटेड रहता है, और खासकर एजुकेशन के सेक्टर में अगर कोई स्टूडेंट है, टैलेंटेड है, उसके अंदर टैलेंट है, तो हमारा संस्थान उसे इमर्ज करने में, उसे आगे बढ़ाने में हमेशा हेल्प करता है। जैसा आपको दीपक ने बताया, ये आपके सामने उदाहरण है कि उन्होंने बताया कि हमारे संस्थान ने उनके जो फीस है या इनको नॉलेज दिया कि किस तरह से ये आईआईटी कर सकते हैं, इतने अच्छे परसेंटेज बने थे। आप बता सकते हो 10th में आपके मैथ्स में कितने नंबर थे? मैथ्स में 100 नंबर थे। तो 100 में से 100, लक्ष्मण 98 था, लेकिन इन्होंने मैथ्स सब्जेक्ट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, अगर आप मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में अगर आप पारंगत हो तो आपका आगे जो कैरियर होता है बहुत अच्छे से जा सकता है, आप अच्छी पोस्ट पर तक पहुंच सकते हो। इनके 100 में से 100 थे, तो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम 2016 में। काफी 100 वैसे 100 लाना काफी मायने रखता था। तो उसके बाद आपने 12th किया प्रिंस स्कूल से, वहां का माहौल कैसा था? प्रिंस का माहौल बहुत बढ़िया है, मतलब वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दिया जाता है, फालतू की बातें कुछ नहीं होती है। अच्छा, वहां पे अच्छा आपको माहौल मिला। उसके बाद में अपन 12th हो गया आपका 84% के साथ, ये भी बहुत अच्छे परसेंटेज हैं। अब अपन बात करते हैं आईआईटी की। आपने मेंस को 2 बार क्लियर किया, 2 बार। पहले जब आपने मेंस का पहला प्रयास किया था उस रिपोर्ट में आप पास हुए थे? उसमें पास तो हो गया था, लेकिन मतलब कॉलेज के लायक रैंक नहीं थी। अच्छा, रैंक नहीं मिल कम थी। तो फिर आपने सोच गया कि आप सेकंड एफर्ट लेंगे उसमें, या उसी साल आपने एडवांस में एफर्ट लिया? एडवांस में भी लिया था एफर्ट, लेकिन उसमें मतलब काश जे मेंस की रैंक कम थी, इसलिए कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया एडवांस पे। अच्छा, आपने सोचा पहले मेंस पे थोड़ा ढंग से रैंक लेके आते हैं, फिर एडवांस पे ध्यान देंगे। तो फिर मेंस का सेकंड जो आपने ऑप्शन लिया उसमें आपको ये रैंक प्राप्त हुई, जो अभी मैंने बताया 5584। उसके बाद में आप अभी आपको ये बताना है मेंस में जो एग्जाम होता है उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कितने कठिन लेवल के सवाल पूछे जाते हैं? मेंस एग्जाम इंडिया का लगभग 3rd हाईएस्ट टफेस्ट एग्जाम होता है। उसमें वैसे तो बहुत कठिन क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं, कुछ बहुत हार्ड होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं। हाँ, तो उस लेवल से बनाया होता है। हाँ, फिजिक्स उसमें सबसे ज्यादा टफ होती है, उसके बाद मैथ होती है, उसके बाद केमिस्ट्री होती है। तो टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं? 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सबसे टफ रहता है आपका फिजिक्स। तो आपके हिसाब से जो मेंस की तैयारी बच्चे कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको फिजिक्स पे ज्यादा जोर देना चाहिए। उसमें जो सवाल आते हैं मेंस के अंदर,
उसमें से जो आपको कोचिंग करवाते हैं या जहाँ पे भी आप कोचिंग करते हो उसका कितना हेल्प मिलता है, कोचिंग करना कितना फायदेमंद हो सकता है? कोचिंग ही रहता है ज़्यादातर फायदेमंद। तो वैसे पढ़ने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे एनसीईआरटी होता है हाँ उसका बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है। उसके बाद कोचिंग का भी रहता है। कोचिंग में भी डिपेंड करता है कहाँ से कर रहे हैं। हाँ। जैसे सीकर से कर रहे हैं, कोटा से कर रहे हैं, जोधपुर से कर रहे हैं। अच्छा, एनसीईआरटी का आपने मेंशन किया, एनसीईआरटी का क्या योगदान होता है, बता सकते हैं आप? एनसीईआरटी का वैसे बहुत योगदान होता है जेईई मेंस और एडवांस के लिए। उनके बुक्स को रीड करना फायदेमंद हो सकता है? बहुत बहुत फायदा रहता है। जैसे राजस्थान आरबीएससी बोर्ड, आरबीएससी की अलग बुक होती है, लेकिन ज़्यादातर एनसीईआरटी की बुक ही आगे काम आती है। वहीं से सवाल वो पिकअप करके एग्जाम में पेश करते हैं। तो कौन सी क्लास, 12th 11th 12th की? 11th 12th दोनों की एनसीईआरटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फिजिक्स, ये केमिस्ट्री वगैरह ये। तो जैसा इन्होंने आपको बताया कि अगर आपको मेंस में तैयारी कर रहे हो, वैसे बहुत सारे मैंने देखे भी होंगे कहीं से आईएएस आरएएस लोग करते हैं, वो भी यही सजेस्ट करते हैं कि एनसीईआरटी की बुक सर्वाधिक होती है। लोग इतना क्या करते हैं, गाइड वगैरह पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एनसीईआरटी जो बुक जारी करता है 11th और 12th की, चाहे वो आर्ट सब्जेक्ट से हो, साइंस से हो, उसमें वो हेल्पफुल होती है। इन्होंने अभी बताया आपको 11th और 12th की जो मेंस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी की मैथ्स की, केमिस्ट्री की और जो फिजिक्स की जो बुक होती है उनको आपको अच्छे से रीड करना चाहिए, उसको एनालिसिस करना चाहिए ताकि आप इसको क्लियर करने में। और इसके अलावा इन्होंने बताया कोचिंग का जो योगदान होता है उसको हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि घर बैठे इतने बड़े लेवल पे हम दिमाग विकसित नहीं कर पाते कि हम मेंस को क्या कर सकें, क्लियर कर सकें। तो आपने मेंस क्लियर कर लिया, वो काफी टफ रहा होगा आपके लिए। उसके बाद में एडवांस में आपको क्या समस्याएं सामना करना पड़ा? एडवांस इंडिया का सेकंड हाईएस्ट टफेस्ट एग्जाम होता है। उसमें मतलब बहुत बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं जो कभी कभी टीचर से भी नहीं होते हैं। हाँ। तो उसमें मेरे 4 नंबर मैथ में रह गए थे, उसकी वजह से मैं रह गया था, नहीं तो मेरे को आईआईटी कॉलेज मिल जाता। अच्छा, अब ये बात करें कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है अगर एडवांस के लिए, अगर आपको क्लियर करना है? एडवांस के लिए लगभग 10 घंटे रोज के पढ़ने ही पड़ते हैं, और उसके लिए कंटिन्यूस जरूरी है, हमेशा पढ़ना पड़ता है। कंटिन्यूटी जरूरी है, तभी जाके आप इसको क्या कर सकते हो, पार कर सकते हो। आपने क्या सीख ली? फेल होना जिंदगी का ऐसा नहीं है कि फेल होने के बाद में सब कुछ समाप्त हो गया, ये तो आप समझते हो। फेल होना सब कुछ नहीं होता है, कई बार फेल होना हमको सिखा देता है, जीवन में बहुत सारी चीजें सिखा के चला जाता है। तो आप क्या सीख लेना चाहेंगे इस फेलियर से? सीख तो बहुत मिलती है कि फेल तो कुछ लोग क्या होता है परसेंटेज कम बनते हैं तो वो हम समझते हैं कर लेते हैं। हाँ। कुछ एनआईटीएन भी लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि आईआईटी वाला ही हो या कुछ सब में ज्यादा नंबर आए वही कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। सही, पढ़ेंगे मेहनत करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। ये बात सही है। इन्होंने बताया कि आप सिर्फ आईआईटी में सेलेक्टेड हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ तक आप पहुंचे ये बहुत बड़ी सफलता होती है। इनसे जब हमारा शुरू हो रहा था सेशन, उससे पहले मैंने इनसे कहा था, इन्होंने कहा कि फेलियर हमारे लिए एक सीख होती है। आप मेरी फेलियर वाली बात भी आप रखिए, ताकि बच्चे जो पीछे आने वाले हैं या जो या अभी आईआईटी करने जाएंगे उनको एक लेसन मिले कि मेरे गांव का एक बच्चा थोड़े नंबरों से पीछे रहेगा, मैं कोशिश करके मेरे गांव को एक आईआईटीएन दूंगा। ये आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। इन्होंने मुझे ऐसा सेशन शुरू होने से बारे में क्या एडवाइस देंगे आप? एडवांस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, उसके लिए हमेशा टीचर से डाउट पूछना चाहिए, उसके लिए रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज़्यादा से रोज़ करनी चाहिए। अच्छा, रेगुलर प्रैक्टिस हो। अगर आपके डाउट्स हैं तो आप अपने जो मेंटोर वहां से उपलब्ध करवाते हैं कोचिंग के थ्रू, उस मेंटोर से बात करनी चाहिए और उनसे जो डाउट्स आपके हैं उनको क्लियर करने चाहिए, ताकि एडवांस को आप आसानी से क्या कर सकें, पार कर सकें। वैसे बहुत हाई लेवल का एग्जाम होता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है कि दीपक का नहीं हुआ तो हमारा नहीं होगा। नहीं, इनके पिताजी ने, इनके पेरेंट्स ने जो ये हिम्मत की है, मैं उसकी दाद देता हूँ। ऐसे माता पिता को सलाम है जो अपने बच्चों को यहाँ तक भेजते हैं, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, जो हमारा सोसाइटी होता है ऐसी, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि थोड़ी नेगेटिविटी ज्यादा होती है। जैसे दीपक अभी एडवांस में मान लो ये फेल हो गया, इनके पिताजी ने इनको आगे बीटेक करवाया। मैं आपको बीटेक की फीस बताता हूं, तभी आप समझ सकते हो कि इनके पिताजी की हिम्मत क्या है। 2.5 लाख रुपए फीस होती है बीटेक करने की। 2.5 लाख रुपए हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सुनने से भी कान सुन हो जाते हैं, आप समझ सकते हो। फिर भी इनके पिताजी ने इनको वहां पे जयपुर भेजा, बीटेक करवाएंगे, 4 साल लगते हैं। 4 साल की फीस का आप काउंट कीजिए। उसके इनके पिताजी फिर भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब नॉर्मली ऐसे माता पिता को ऐसा ही करना चाहिए, जब बच्चा अगर एडवांस में फेल हो रहा है लेकिन एडवांस तक पहुंचा उनका बच्चा, ये भी हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी बात है। और एडवांस में फेलियर ही सब कुछ नहीं होता है। तो ऐसे इनके माता पिता से बाकी अन्य माता पिताओं को भी क्या लेनी चाहिए, उससे एडवाइस, उससे क्या हो सकता है, आप प्रेरित हो सकते हो
इसके अलावा ऐसा नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहिए कि उसका तो हुआ नहीं, इसका हो जाए। ये बातें हमारे समाज पे गलत इफेक्ट डालती है, हमारे खासकर हमारे बच्चों पे जो 10th 11th पे पढ़ रहे हैं उनके ऊपर इफेक्ट जाता है कि उसका नहीं हो तो मेरा नहीं होगा, मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा अगर मेहनत करोगे, अगर और चीज बहुत सारे जीवन में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। मेहनत का आप जानते हो कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो आपको लगता है इस इतने सफर में आपके माता पिता का आपके पीछे बहुत योगदान रहा? माता पिता का वैसे बहुत योगदान रहता है, 10th में भी बहुत रहा था। उन्होंने पढ़ने के लिए भी बहुत की थी, कभी मना नहीं करते थे वो कुछ भी लिए। और कोचिंग में भी वो कभी कुछ भी मांगे उनके लिए मना नहीं करते हैं, अभी भी नहीं करते हैं, कुछ भी लाना हो कुछ भी करना हो। अच्छा, तो आपको लगता है आपके माता पिता का बहुत योगदान है आपके इस सफलता में अंदर? तो इसके अलावा बात करते हैं इनके बीटेक पे। एडवांस के बारे में तो आपने जान लिया। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने, कोचिंग में ज्यादा, अगर इन्होंने 10 घंटे बताया, आपको 12-13 घंटे पढ़ाई करनी है ताकि एडवांस को आप अच्छे से क्लियर, क्योंकि आपको बाद में आईआईटी कॉलेज मिलता है। अब ये जो बीटेक कर रहे हैं ये जयपुर के कॉलेज से कर रहे हैं, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बारे में थोड़ा बताइए इनके बीटेक के बारे में। बीटेक कोर्स 4 साल का होता है। एनआईटी कॉलेज राजस्थान का एकमात्र कॉलेज है। एनआईटी कॉलेज एमएसआरडी मंत्रालय के, अच्छा, मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन काम करता है। हाँ, इसके बारे में बीटेक के बारे में थोड़ा बताइए। बैचलर ऑफ आर्ट्स इसमें कितने साल का होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या इसके बाद में हो सकता है, वो चीजें बताइए थोड़ी। बीटेक वैसे बहुत काम का होता है। बीटेक 4 साल का होता है। बीटेक करने के बाद अपन प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब किसी भी में जा सकते हैं। बहुत बड़ी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी होगी, गूगल होगी, अमेजन होगी, ये आपको ऑप्शंस दे सकते हैं। कोई सी भी कंपनी में अपन सीधे जा सकते हैं। उसके लिए बीटेक के सिवाय अपने को उसके बाद जरूरी नहीं है कि आगे भी अपन करें, करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन बीटेक के बाद अपना कैरियर फिक्स होता है। तो आपको बीटेक का अर्थ होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जैसे बीएससी होता है बैचलर ऑफ साइंस, वैसे कि वैसे एक प्रकार का ग्रेजुएशन है। अब इसमें बीटेक करने के बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में जा सकते हो। अगर आपका सिविल सेवा में जाने का मन है, यानी आईएएस आरएएस इन लेवल में, या ग्रेजुएशन से संबंधित जो एग्जाम होते हैं उनमें आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। 4 साल का इनमें क्या होता है, कोर्स होता है। तो बीटेक में अलग अलग शाखाएं होती है, तो उन शाखाओं के बारे में थोड़ा बताएं, क्या ब्रांचेस होती है? ब्रांच होती है कंप्यूटर साइंस, टॉप ब्रांच होती है वैसे, मतलब सबसे ज्यादा लोग इसमें कंप्यूटर साइंस में करते हैं। लोग नहीं वैसे, मतलब वो उसका टफेस्ट लेवल, और ये अच्छा, गूगल है, सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, सब में उसमें कंप्यूटर साइंस ही काम आती है। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, और इलेक्ट्रिकल होती है, केमिकल होती है, सिविल होती है। वैसे केमिकल का स्कोप आने वाले समय में ज़्यादा होगा, क्योंकि केमिकल से ही बनता है सब कुछ, चाहे प्लास्टिक हो, प्लास्टिक से लेके पेट्रोल कुछ भी हो। अच्छा, आपने इसमें से केमिकल को सूझ कर रखा है। आपने ये सोच के सूझ किया कि इसके अंदर स्कोप ज़्यादा है। प्लास्टिक से लेकर के ये फर्टिलाइजर या फिर पेट्रोलियम जितने भी रिफाइनरी लग रहे हैं उनमें भी रोजगार स्कोप ज़्यादा होने के कारण इन्होंने केमिकल को सूझ किया। इसके अंदर क्या चीज़ें होती है वो थोड़ा आप बताएं। केमिकल के अंदर वैसे मैन तो ये होता है कि फर्स्ट ईयर में तो पूरा होता है, कॉमन होता है, उसमें कंप्यूटर साइंस सब कुछ होता है। उसके बाद केमिकल का कोर्स होता है, जैसे उसमें पेट्रोलियम वगैरह पूरा, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ मैन होता है। उसमें उसके लिए मैथ ज़्यादा ही आनी चाहिए, कम से कम, मतलब टफेस्ट लेवल की होती है। अच्छा, फिजिक्स भी आनी चाहिए क्योंकि उसमें पूरा होता है, उसमें ताप, टेम्परेचर, प्रेशर जो भी होता है सबका। अच्छा, टेम्परेचर वगैरह उसके बारे में भी बात होती है। अब केमिकल के इन्होंने बताया कि केमिकल के अंदर अगर ये एनआईटी करते हैं, यानी ये बीटेक करते हैं, उसके बहुत फायदे हैं। केमिकल में आप समझते हो पेट्रोलियम इसमें आता है। पेट्रोलियम आप जानते हो बाड़मेर, खासकर बाड़मेर जिसमेर का जो एरिया है, अभी पेट्रोलियम के बहुत सारे इसके भंडार मिले। पचपदरा में रिफाइनरी लग रही है, 2022 में उद्घाटन हो चुका है इसका। तो 2022 तक रिफाइनरी तैयार हो जाएंगी, 2022 तक हमारे इंजीनियर्स सब भी तैयार हो जाएंगे उसमें काम करने के लिए। और पेट्रोलियम आपको पता है कीचड़ के रूप में निकलता है जमीन के नीचे, फिर इसको पूरा जो आपके घर तक पेट्रोल पहुंचता है, ये बहुत बड़े प्रोसेस के माध्यम से रिफाइन होके आता है, साफ होके आता है। उनमें इनको ये रिफाइन करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होगा ये बीटेक करने के बाद में। तो इन्होंने ये चीजें आपको बताई कि ये केमिकल डिपार्टमेंट से क्या कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, बीटेक करना चाहते हो, तो आप और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, और भी बहुत सारी सिविल में कर सकते हो। तो उसके बाद में जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है लाइक गूगल, एप्पल, ये कंपनीज आपको क्या दे सकती है, मौका दे सकती है। इसके अलावा अच्छा पैकेज भी दे सकती है। क्या इसके थ्रू आप इसरो में जा सकते हो? इसरो में भी जा सकते हैं।
उसके लिए इसरो का एग्ज़ाम भी होता है, उसको भी पास करना पड़ता है। अच्छा, इसरो का एग्जाम होता है, उसे आपको पास करना है। इसरो, मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र होता है, जहां से जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वहीं पे आते हैं। जैसा लक्ष्मण ने हमको बताया कि उनको प्रेरणा एपीजे अब्दुल कलाम को मिली, कलाम से मिली। आपको किससे प्रेरणा मिली ये सब करने की? प्रेरणा वैसे मैंने गूगल के सीईओ से ली थी, क्योंकि उन्होंने भी बीटेक ही कर रखा है। गूगल के सीईओ सुंदर सुंदर पिचई से आपने ये प्रेरणा ली, आपको भी लगा कि इस सेक्टर में क्या कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। गूगल आप जानते हो कंपनी है, हर सवाल का जवाब देने वाली कंपनी। अगर आप उसके ऊपर कुछ भी पोस्ट करते हो तो आपको आसानी से हर चीज का क्या मिल सकता है, जवाब मिल सकता है। उसके सीईओ, वैसे अमेरिकन कंपनी है, उसके सीईओ सुंदर पिचई है, वो एक इंडियन है, तो उनसे इनको क्या मिली, प्रेरणा मिली। आपको ये चीजें यहाँ से प्राप्त हुई, तो आप इसरो कभी अगर मौका मिलता है तो आप ज्वाइन करना पसंद करेंगे? अच्छा, आप इसरो में भी जाना ये पसंद करेंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं आईआईटी के बारे में। आईआईटी का फीस क्या होता है एक साल का? आईआईटी फीस एक सेमेस्टर का अलग से होता है। जैसे एक सेमेस्टर का 2.5 लाख भी होता है, और इनकम सर्टिफिकेट पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, अगर आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट है तो आपकी फीस इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने की वजह से कम भी हो सकती है। इसमें कैटेगरी वाइज नहीं होती, यानी जैसे आप एससी एसटी ओबीसी को ऐसे कुछ नहीं है, सबके लिए नहीं, वो कॉमन होती है, सबकी सबको देना। तो इसका मतलब रिजर्वेशन जैसी यहाँ पे कोई चीज नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है। इस अगर आप बीटेक करते हो टेक्नोलॉजी में तो आपको वहां पे रिजर्वेशन जैसी समस्या से आपको नहीं गुजरना पड़ता है। जितने भी लोग होते हैं अगर वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो उनकी फीस क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो आपके हिसाब से मोबाइल फोन का, अगर आपको 12th तक या फिर यहाँ तक करें तो मोबाइल फोन का कोई खास इतना उपयोग नहीं होता है। लेकिन अभी आप क्या सोशल मीडिया यूज करते हैं उसके ऊपर? क्योंकि मुझे अभी आपका फोटो लेना था, नहीं मिल रहा था, तो मैंने आपके पिताजी की आईडी से निकाला। शायद आपका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। सोशल मीडिया यूज तो करता हूँ, लेकिन मतलब उस पर एक्टिव नहीं रहता कि सारे दिन उसको। हाँ, उसको चलाते रहो, उस पर आप नहीं रहते हो, बाकी चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान देते हो। अच्छा, अभी टेक्निकल एरर आ सकते हैं, तो आपकी एक एडवाइस स्टूडेंट्स के लिए जो आईआईटी करना चाहते हैं या 10th पास करने के लिए आईआईटी कर सकते हैं, उनके लिए कोई एडवाइस हो तो? एडवाइस तो ये है कि हो सके तो 10th से कम में भी अपने को एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत हेल्पफुल होती है। जरूरी नहीं है कि 10th के बाद ही पढ़ें, वो आगे भी बहुत काम आती है। और एनसीईआरटी का नॉलेज बहुत अच्छा होता है, जो कि हर एग्जाम कोई सा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो आईआईटी करे या आगे भी कोई किसी भी एग्जाम में जाए तो वो एनसीईआरटी बेस का आधार की तरह काम करती है उस चीज के लिए, ये आप कहना चाहते हैं। अच्छा, और कोई एडवाइस उसमें? और कोई कोचिंग करना चाहे तो हो सके तो जयपुर, सीकर या कोटा में से। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो कोटा से कर सकते हैं। और कोटा में क्या भीड़ ज़्यादा रहती है, ज़रूरी नहीं कि कोटा से ही करें। सीकर में भी बहुत कोचिंग है, अच्छी होती है। अच्छा, वहाँ से भी आप कोचिंग कर सकते हैं। तो आपकी ये एडवाइस थी स्टूडेंट्स के लिए। अब कई स्टूडेंट्स होते हैं 10th में, उनको मैथ से बहुत डर लगता है, तो आप मैथ से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? वैसे तो मैथ तो 10th के लिए तो बहुत ईजी होता है। उसके लिए अपने को प्रैक्टिस करनी चाहिए, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए और बुक से उसको सॉल्व करना चाहिए। इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता 10th तक का मैथ। उसके बाद 12th है, 12th का मैथ बोर्ड का तो सरल ही रहता है, लेकिन जेई मेन है, जेई एडवांस है, इसका मैथ बहुत टफ रहता है। इसको कैसे बच्चा एडवांस हो सकता है, इसके अंदर कैसे आगे बढ़ सकता है मैथ्स के अंदर? मैथ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ ज़्यादा उसी से स्ट्रांग बनेगी। ऐसा नहीं कि मैथ को पढ़ के या कुछ ऐसे ही बिना कुछ किए कुछ नहीं हो सकता है। मैथ के लिए प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, कई लोग कहते हैं मैथ्स जिसके दिमाग में सेट हो गई, जिसके नहीं हुई उसके नहीं हुई, क्या आप इसको मानते हैं? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अपन प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। मैथ इतना हार्ड भी नहीं होता कि अपन कर नहीं सकते या सेट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ेगा मेहनत करेगा वो तो कर सकता है। अच्छा, ये एक आप सोच सकते हो कि ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग हो गई कि भाई जिसके सेट हो गई उसके सेट हो गई। आप ये मानते हैं कि अगर आप इसके अंदर मेहनत करते हैं, अगर आप इसके अंदर प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स में भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। अब ये जो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बताई 10th में ये होते हैं, फिजिक्स उस लेवल का होता है? फिजिक्स में 10th में क्या होता है, जो भी ये वेग और वेलोसिटी होता है, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण वगैरह, ये जो भी होता है गति के नियम, न्यूटन के नियम, इसी में मतलब इसका एडवांस लेवल होता है आगे। अच्छा, जो बच्चा 10th कर रहा है अभी, उसको 11th में जाएगा तो उनके पास ऑप्शन होता है, या तो वो साइंस ले या फिर वो आर्ट्स ले या कॉमर्स में जाए। आप किस सेक्टर को उनको सलाह देना चाहेंगे भाई आपको किस में जाना चाहिए?
वैसे तो जो बच्चे को पसंद होता है वही करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि किसी को मैथ नहीं आती है तो जरूरी नहीं है कि वो मैथ का ही सब्जेक्ट ले। हाँ उसको हो सकता है बायोलॉजी अच्छी आए तो वो उसको डॉक्टर के लिए भी सोच करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का भी स्कोप ज़्यादा ही है, उसका कम नहीं है। उसकी भी ऐसे ही एग्जाम होती है, आगे भी ऐसे ही होता है। और कॉमर्स कॉमर्स भी लेना चाहे तो वो ले सकता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो अभी हम रैप अप करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाए, फिर टेक्निकल। आपको हमारे साथ जुड़ के कैसा लगा, इसके बारे में बताइए। मैं 2-4 साल बाद यहाँ पे जुड़ा हूँ, इसलिए मेरा बहुत अच्छा लगा है। आपसे बातें करने के लिए सर से भी मिला हूँ मैं। अच्छा, आपके इन्होंने जो मैथ्स में इनके 100 में से 100 आए थे, उनकी मैं आपको सफलता का राज बताता हूँ। हमारे सर है रमेश जी सर, आप जानते हो, जिनका भी 2nd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है। उनकी मेहनत से 100 में से 100, गांव के एकमात्र विद्यार्थी होंगे ये शायद जिनके 100 में से 100 है। उस वक्त इतना 2016 में बहुत उन्होंने अपनी खुद की मेहनत, उन्होंने शायद मेरे हिसाब से बहुत मेहनत किया उसके लिए, और तब जाके उन्होंने 100 में से 100 दिए। वो हमारे संस्थान से जुड़े रहे, अभी उनका सरकारी सेवा में सिलेक्शन हो गया है। उनको आप उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका सिलेक्शन हो गया, ये बात तो आपको पता है? अच्छा, ये आप जानते हो, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? रमेश जी सर बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं, इसलिए हो सकते हैं उन्हीं के नोट से ही आती है मैथ। ज़्यादातर ही नहीं, लगभग पूरी उन्हीं की आती है, इसलिए उनके जो भी क्वेश्चन करा रखे हैं उनकी प्रैक्टिस हमेशा करनी चाहिए और उन्हीं से ही तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, 10th क्लास में आपको रमेश जी के बारे में एक दिन इंटरव्यू भी लिया था मैंने उनका, और आपको बताया था नॉर्मल फैमिली से आते हैं, इतना ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी उन्होंने मेहनत की, बिना कोचिंग किए वो सफल हुए। उनका भी कभी अगर मौका मिला तो हम और इंटरव्यू लेंगे आपके सामने। हमें बहुत खुशी होती है ऐसी प्रतिभाओं को सामने लाने की और उनको आपके सामने पेश करने की, क्योंकि हम खुद इंस्पायर होते हैं। मुझे भी लगता है कि रमेश जी जैसे लोगों से मुझे इंस्पायर होना चाहिए, तो आप भी उनसे इंस्पायर हुई। दीपक जैसे लोगों से, लक्ष्मण जैसे लोगों से हमें इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि वो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं कि हम सफल हो सकते हैं किसी भी जीवन में। कितना भी, जिसे हमने टफ सब्जेक्ट घोषित कर रखा है, नॉर्मल बैकग्राउंड के लोग भी उस सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकते हैं, इतना क्या आगे तक जा सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि आप भी मेहनत कीजिए। आप ये कीजिए कि आप मैथ्स को ही प्रेफर कीजिए अगर आपकी अच्छी मैथ्स है, क्योंकि उसमें आपके स्कोप ज्यादा है। आप किसी भी स्कूल में जाके टीचिंग भी करवाओगे तो आपको ज्यादा वहां पे सैलरी मिल सकती है, अच्छा आपका रोजगार का स्कोप मिल सकता है। तो दीपक, आप हमारे साथ जुड़े, हमें बहुत खुशी हुई। 4 साल बाद 2016 में तो हमारे पास इतनी ज्यादा ये सुविधाएं भी नहीं हुआ करती थी और हमें भी इतना नॉलेज नहीं हुआ करता था। आपको लगता है 2016-2020 में हम आपको यहाँ पे लेके आए, उसके बीच में काफी फर्क आया? बहुत फर्क है। उस टाइम तो वैसे तो कोविड-19 की वजह से ही हो सकता है कि मैं इस टाइम यहाँ पे मिला हूँ। हाँ, अन्यथा में आप नहीं पहुंच पाए। अभी तो मैं नहीं तो कॉलेज नहीं होता। दुनिया के लिए तो कोविड-19 अभिशाप बन गया, शायद हमें इनसे मौका मिला, लेकिन फिर भी ये बहुत खराब बीमारी है। दुनिया के बहुत बड़ा उन्होंने नुकसान पहुंचाया, लाखों करोड़ों लोग मारे गए हैं, इससे पीड़ित हुए हैं। हमारा देश भी अभी तक संघर्ष कर रहा है। आपको लगता है कोरोना की वजह से स्टडी पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है? हाँ बहुत, जैसे 10th का एग्जाम हो या 12th का एग्जाम हो, कॉलेज का एग्जाम हो, वो नहीं हो पा रहे हैं। सेमेस्टर का एग्जाम, और पूरा शेड्यूल ही बदल गया एग्जाम का, वो स्टडी का हो बहुत पीछे चला गया। और हो सके तो यूट्यूब से पढ़ते ही रहना चाहिए। हमारा विद्यालय इसके लिए यूट्यूब पे क्लासेस प्रोवाइड करवाता है, आपने चैनल देखा भी होगा। तो क्या आपको लगता है ये हमारा प्रयास ठीक है? बहुत अच्छा है, क्योंकि बड़े बड़े कॉलेज और कोचिंग में भी अभी यही चल रहा है कि यूट्यूब से ही पढ़ाई चल रहा है। तो अपने को ध्यान देना चाहिए और यूट्यूब से पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना का कुछ भी पता नहीं कि कब जाए और कब नहीं जाए। तो जब हमने चैनल शुरू किया, कुछ लोगों की ये बात थी जो मैंने सुनी, मैं जब कमेंट देखता हूँ या फिर कहीं पे भी सुनता हूँ, जब बाहर जाता हूँ, तो लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल नहीं होने वाला या लोगों के लिए कोई फायदेमंद है। आपको ऐसा लगता है? नहीं, बहुत फायदेमंद रहता है। वैसे कॉलेज के स्टूडेंट भी कई बार यूट्यूब का यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए। अपने को यूट्यूब से पढ़ते समय फालतू की चीज़ों से नहीं ध्यान रखना चाहिए और हाँ, जो स्टडी मटेरियल है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो इन्होंने आपको बताया यूट्यूब क्लासेस जो हम प्रोवाइड करवाते हैं वो आपके लिए फायदेमंद है। हो सकता है हम उस लेवल की आपको टेक्नोलॉजी में इसके साथ पेश नहीं कर पाए। अब आप एक चीज है कि भाई बड़े बड़े जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं जो ऑनलाइन क्लासेज, फॉर एग्जाम्पल उत्कर्ष का उदाहरण ले लें या बायजूस ऐप है जो बहुत सारी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, उन लेवल का तो हम नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्र में जिस लेवल का पहुंचा सकते हैं वो हमारा आई थिंक अच्छा प्रयास है। अगर 2% लोग भी अगर उसको देखते हैं तो उनको उसको फायदा हो सकता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, ये इसको आप रिक्वेस्ट समझिए। तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, अगर हम यूट्यूब पे आते हैं तो कि जैसे आए तो उसको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। यूट्यूब में
कि सबको ही पैसा मिले, उसके लिए सब्सक्राइबर भी चाहिए, उसके लिए तब जाके पैसे मिलते हैं। और प्रयास भी हमारा प्रयास ये है कि हम लोगों तक अच्छी शिक्षा क्या पहुंचाएं। तो ये मैंने आपको दीपक से मिलवाया, जैसा मैंने वादा किया था कि मैं एक और IIT स्टूडेंट से मिलाऊंगा। अब बात करते हैं अगले गेस्ट कौन हो सकते हैं हमारे। अगर संभव हुआ तो हम जल्दी आपको MBBS डॉक्टर साहब से मिलवाएंगे, वो आपको MBBS के बारे में बताएंगे। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अगर आपको ऐसा BTech करने के बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस होगा तो आप हमसे मिल करके जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये थे हमारे दीपक। अब बात करते हैं मेरा क्लास। आपको पता है मैंने आपसे वादा किया था कि हर रोज 8 बजे लाइव क्लास आएगा करंट अफेयर्स का। आज मिस हो गया, आज आप इनसे मिल गए, तो उसका जो एनालिसिस होगा द हिंदू का वो मैं आपको कल प्रोवाइड करूंगा। आप जुड़े रहिए। अब जब गेस्ट नहीं आते तो आप आज तो मेरे को बता रहे हैं कि काफी लोग जुड़े हैं, तब लोग कम जुड़ते हैं शायद। आई थिंक आपको एनालिसिस पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप ये समझिए कि वो जो मैं एनालिसिस आपके सामने पेश करता हूँ वो बहुत मायने। मैंने आपके लिए एक टर्म्स लेके आया था कोविड-19 से संबंधित। मैंने आपको बताया था ये जो कोरोना वायरस है वुहान से, चाइना से शुरू हुआ। अभी KBC एक कार्यक्रम चलता है, अमिताभ बच्चन उसको होस्ट करते हैं सोनी टीवी पे। उसमें ये पहले ही दिन 9 मई को जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ, उसका 12वां सीजन शुरू हुआ, उसमें पहले ही दिन पहला ही सवाल पूछा गया कि कोविड-19 जो चल रहा है ये बीमारी कौन से शहर से आई, और वहां पे ऑप्शन था वुहान। मेरा पोस्ट भी आपने देखा, उसमें मैंने मेंशन किया था। तो आप समझ सकते हो मेरी बताई हुई चीज आपके लिए अगर KBC जैसे कार्यक्रम में आ सकती है तो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं कितनी बढ़ जाती है। और जो मैं एनालिसिस लेके आऊंगा आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और इस वजह से आप जुड़िए, उसे रेगुलरली देखिए। वैसे फेसबुक पे कोई प्रोवाइड नहीं करवाता ये चीजें, मैं इसलिए प्रोवाइड करवाता हूं कि जो आम आदमी है, नॉर्मली क्या होता है फेसबुक हर व्यक्ति के पास में, यूट्यूब हर व्यक्ति के पास में है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं, उसको पता नहीं वहां पहुंचना कैसे, उस लाइव को ज्वाइन कैसे करना है। फेसबुक हर व्यक्ति के पास में, जैसे वो चलाता है उसके आगे अगर लाइव आता है, 2 चीजें भी अगर वो सुन लेता है, मेरे हिसाब से सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाता है। 2% भी अगर वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो कम लोग देखेंगे, तो भी मैं बंद नहीं करने वाला हूं। आप जुड़िए, क्योंकि मुझे लगता है कि सोसाइटी के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। हर, चाहे वो बच्चा हो, गाड़ी का ड्राइवर हो, गृहिणी हो, या फिर फार्मर हो, या कोई भी काम करते हो, उन्हें अगर 2% भी ज्ञान मिलता है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। हम अगर किसी बच्चे को हमारी बताई हुई चीज से अगर किसी एग्जाम में एक सवाल भी उसका सही होता है तो भी वो एहसान हमारा जीवन भर नहीं भूल पाते हैं। इस वजह से हमारी कोशिश रहेगी समाज को शिक्षित करें, समाज को आगे बढ़ाएं। अगर आप में इसका आपका योगदान रहता है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। फिर से आपको मेंशन करना चाहूंगा, हमारा यूट्यूब चैनल रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षण संस्थान की तरफ से यूट्यूब चैनल चलता है, रविंद्रनाथ RNT एजुकेशन सेंटर। उस पे आइए, हम लोग रोजाना की क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ कंप्लेंट्स आ रहे हैं, मुझे पता है टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं चीजें लाने की। कई बार हम जाके कोशिश भी किया लेकिन नहीं मिल पाई चीजें, तो आप उन चीजों को थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए। लेकिन आपको मैं वादा करता हूं हमारे जो टीचर्स होते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और आपको स्टडी के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो हम ये जो इनिशिएटिव शुरू किया है, आसपास के किसी गांव में भी आपने नहीं देखा होगा हमारा ऐसा इनिशिएटिव, तो फिर आप इसको सपोर्ट कीजिए। हमारे सपोर्ट की जरूरत है आपकी। जब समाज का, सोसाइटी का हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम आगे तक बढ़ सकते हैं। तो फिर से आपको ऐसे किसी और गेस्ट से मिलाऊंगा, लाइव आऊंगा। धन्यवाद, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।